ओके पीपल, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है भाई साहब ये सब चैप्टर या जो भी है कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है ना फंडामेंटली अलग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। मतलब कैसा है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है या मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, और मैग्नेटिज्म में चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, ठीक है। बोथ गो हैंड इन हैंड, समझ में आता है ये, ठीक है। तो देखो जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, ठीक है। इसके आजू बाजू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके आजू बाजू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। और अगर समझ लो किसी मैग्नेट का, ये समझ लो मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ साउथ पोल है, तो नॉर्थ साउथ पोल है तो इसका आपको मालूम होगा, देखो ऐसा फील्ड होता है इसका। इस फील्ड में अगर हम चेंजेस लाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। किसी मैग्नेट के आजू बाजू के फील्ड में अगर आप चेंजेस लाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी मैग्नेटिज्म जनरेट होती है, ठीक है। किसी मैग्नेट के, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंजेस लाएंगे, इफ वी ब्रिंग चेंजेस टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, तब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, क्या हो गया भाई सर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। और तो मैग्नेट ऐसे ही रखा हुआ है तब कुछ नहीं होगा। मैग्नेट को अगर आप भाई साहब बहुत जोर से मतलब आगे पीछे करेंगे या ऊपर नीचे करेंगे तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करना है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और वैसा वर्सा। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है पैरेलली चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पैरेलली चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फंडामेंटली मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं बोलूँ कि समझ लो आपके घर का जो कॉलिंग बेल है, ठीक है, वो कैसे चल रहा है कि किसी ने बेल बजाया, आपको आवाज़ आई, क्यों? क्योंकि जैसे ही बेल बजाया तो उसके अंदर एक मैग्नेट क्रिएट हो गया, इसने इसको टून किया, ढम से आवाज़ आया। ये आपने पढ़ा हुआ है ए स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिज्म, ठीक है। अभी मैग्नेटिज्म से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वो भी वैसे किसके वजह से है, मैग्नेटिज्म की वजह से है। समझ लो ये भाई साहब नदी थी, इसका बना डाला हमने डैम, अभी डैम में से हम भाई साहब पानी छोड़ेंगे, बहुत फोर्स से आएगा, नीचे हमने क्या लगा के रखे हैं, बड़े बड़े मैग्नेटिक टर्बाइंस लगा के रखे हैं। ये बहता हुआ पानी बहुत जोर से जाएगा और इन मैग्नेटिक टर्बाइंस को घुमा देगा। मैग्नेटिक टर्बाइंस के घूमने से क्या होगा, इनके आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भाई साहब चेंज होगी, वो ताबड़तोड़ चेंज होगी, और जैसे ही वो चेंज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो एक बहते हुए पानी को आपने पहली बात तो ठहरा दिया है, ठहरा दिया तो क्या किया है भाई साहब, आपने उसके काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित किया है, ठीक है। और जैसे ही आपने पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया इसको, पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, अभी इसको भाई साहब रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब ऐसे चक्कों की तरह लगे हुए बड़े बड़े मैग्नेट्स, ये सब से जाएगा ऐसे और इसको घुमाता हुआ जाएगा। जैसे ये घूमेगा तो क्योंकि घूमने की वजह से मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भाई साहब ताबड़तोड़ चेंज होगी, और वो अगर चेंज होगी तो क्या होगा भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रिसिटी को आपके घरों तक या इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिज्म से कहीं कहीं पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब मोटर्स जो होते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे बेसिकली, इसमें मोटर्स में भी यही होता है, ठीक है। मोटर बेसिकली होता क्या है, आपके दो मैग्नेटिक, इसमें हमने भाई साहब एक मोटर लगा के रखा है, ये घूमेगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। इट विल बेसिकली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, समझ लो हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग सप्लाइड, ठीक है। और ये मैग्नेट्स क्या हो जाएंगे, ये आपका मैग्नेट चिपक जाएगा, ठीक है। किसी भी अगर कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो मैग्नेट्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, उसके आजू बाजू क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या पढ़ा भाई साहब, इस तरह से अगर करंट जाएगा तो मैग्नेट्स अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। मैग्लीव ट्रेन क्या होता है, देखो मैग्लीव ट्रेन होता है आपका जो जैसे समझ लो आप आई मैजिक का जाते हैं या अलग अलग ऐसे थीम पार्क्स में जाते हैं जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे मिलेगा, राइट, ऐसे घूम रहा है वैसे रोलर कोस्टर है, वो ऐसे कैसे घूम रहा है, नीचे क्यों नहीं गिर रहा है वो, वाई इज इट नॉट फॉलिंग? तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, मैग्नेटाइजेशन है रेल ट्रैक्स में और रेलवे के चक्कों में मैग्नेटाइजेशन है, जिसकी वजह से वो नहीं गिर रहा है, इतना बड़ा लोड भी ले पा रहा है।
कभी कभी आप सुनेंगे जो बुलेट ट्रेन होते हैं, ठीक है, वो भाई साहब 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। अभी इतनी हाई स्पीड में गाड़ी पटरी पे नहीं रहेगी, वो ऊपर हो जाएगी भाई साहब, जप से जाएगी ये, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगी तो आउट ऑफ ट्रैक होने के चांसेस हैं उसके, जैसे पटरी से ऊपर हो जाएगी तो आउट ऑफ ट्रैक होनी चाहिए, लेकिन मैग्नेटाइजेशन है तो इसीलिए भाई साहब वो भाई साहब वहाँ पे अटकी हुई रहती है, ठीक है। तो मैगलीव ट्रेन होते हैं ऐसे। आपके मैगलीव ट्रेन में क्या होंगे, ठीक है। सो ऐसे देखो, ऐसे आपका ट्रेन है, ठीक है। सो आपके यहाँ पे देखो ऐसे मैग्नेट्स हैं, ये रेलवे ट्रैक में मैग्नेट्स हैं और इनमें भी मैग्नेट्स हैं। किसमें? नीचे भी जो मैग्नेट्स हैं वहाँ पे भी, मतलब रेल जो आपका रेल का बोगी है उसके नीचे भी मैग्नेट्स हैं और रेलवे ट्रैक में भी मैग्नेट्स हैं, ठीक है। देयर आर मैग्नेट्स एवरीवेयर, ओके। सो व्हाट हैपेंस इन अ मैगलीव ट्रेन, ये इसको उठा देता है, रिपल्शन की वजह से ये उठ जाता है, लेकिन ऐसा बाहर भी नहीं हो जाएगा, तो रिपल्शन की वजह से उठेगा तो ही तो फ्लाई कर सकता है, समझ में आ रहा है, तो ही तो ज़्यादा स्पीड से वो जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? सो इसको उठा देगा भाई साहब, ठीक है, उठा देगा मैगलीव ट्रेन और ये सख्त से आएगा भाई साहब, ठीक है। इट विल बेसिकली फ्लो। सो एमआरआई मशीन्स जो होते हैं, देखो आपके एमआरआई मशीन्स भाई, पता नहीं, मैं एक बार इसके अंदर गया था, बहुत घुटन सी होती है, ठीक है। होता है किसी किसी को, मतलब क्लोज स्पेस का, जैसे मुझे है क्लोज स्पेस, मेरे को नहीं जमेगा, ठीक है। सो ये ऐसा होता है। एमआरआई मतलब आपका जो ये, इससे हम इमेजिंग निकालते हैं, ठीक है। तो इससे कैसा होता है, दिस इज बेसिकली पेशेंट को डाला जाता है इसके अंदर, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल होती है, यहाँ पे भाई साहब मैग्नेट होता है, ठीक है, और स्कैनर होता है, ठीक है। तो आपका स्पीकर्स जो होते हैं, स्पीकर्स में भी मैग्नेट्स लगते हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब मैग्नीशिया बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। मैग्नीशिया बेसिकली एक टाइप का ओर है जिससे मैग्नेट्स बनते हैं, ठीक है। अ स्मॉल स्टेट इन एशिया माइनर, द स्मॉल स्टेट इन ग्रीस, ठीक है, वहाँ पे भाई साहब ये पाया जाता है। तो वहाँ पे ऐसे रॉक्स मिले पहले, ठीक है, और मैग्नीशिया जो था उस जगह का नाम था। तो वहाँ पे ऐसे रॉक्स मिले जिनमें ना आयरन ऐसे चिपक रहा था, ठीक है। ऐसे रॉक्स मिले, नेचुरली अकरिंग रॉक्स मिले जिसमें आयरन ऐसे चिपक रहा था, बहुत पहले, बहुत सालों पहले, ठीक है। तो भाई साहब एंशिएंट चाइनीज फाउंड दिस स्टोन व्हेन सस्पेंडेड ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो एंशिएंट चाइनीज लोग थे उनको ऐसा रॉक मिला, और जब भी उन्होंने भाई साहब ऐसे उसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया, ट्र करते करते नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ट्र करते करते नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप उसको कैसे भी घुमा कर छोड़ दोगे, ठीक है, आप उसको कैसे भी घुमा कर छोड़ दोगे, इट विल ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। सो व्हेन सस्पेंडेड ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट वाज यूज्ड फॉर नेविगेशन। इसको नेविगेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जाने लगा। बार मैग्नेट होता है भाई साहब, देखो बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ। हम क्या नॉर्थ और साउथ पोल को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। देखो ये एक चीज चाहे तो आप नोट कर लीजिए कि आपके मैग्नेटिक डाइपोल्स, मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली, मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली, ठीक है। या हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब देखो कोई मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। तुमने सोचा कि भाई साहब बीच में से काट देंगे तो नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया, नहीं होगा ऐसा। जैसे तुम इसको काटोगे, नॉर्थ के साथ साथ साउथ क्रिएट हो जाएगा। जैसे तुम इसको काटोगे, साउथ के साथ साथ नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। फिर से इसको काटो, फिर वही होगा, साउथ और नॉर्थ क्रिएट होगा। इसको फिर से काटोगे, साउथ और नॉर्थ क्रिएट। जितनी ही बार काटोगे, नॉर्थ और साउथ पोल्स क्रिएटेड होता रहेगा। मतलब मैग्नेटिक पोल्स को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, दे विल ऑल, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अ सिंगल इंडिविजुअल नॉर्थ पोल और अ सिंगल इंडिविजुअल साउथ पोल इज नॉट पॉसिबल। सो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेट्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल्स, ठीक है। ये हमेशा मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेट्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट, मैग्नेट्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल्स। ये हमेशा भाई साहब डाइपोल्स में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स पॉसिबल नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, आपने बोला अभी कि भाई साहब जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, दे ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये क्यों होता होगा? और यही चीज़ मतलब देखो आज की तारीख में तो आपके फ़ोन में भी ये सिस्टम है, ठीक है। वो वास्तु जो लोग करते हैं, कोई फ्लैट देखने गए नया, तो नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ये सब देखते हैं लोग, ठीक है। कंपास नीडल होता है, उसको भी घुमाओगे तो फट से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा। ये क्यों होता है?
मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा। यही लॉजिक आपका ऐसे फ्री सस्पेंशन में भी यूज हो रहा है। अगर भाई साहब आपने किसी कंपास को यूज किया तो भी यूज हो रहा है, ठीक है, और किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड किया तो भी यूज हो रहा है। व्हाई विल दिस हैपन? क्योंकि अर्थ का एक मैग्नेट ऐसा माना जाता है, या अर्थ कैन बी कंसिडर्ड कि अर्थ ऐसा है कि भाई साहब इसके बीच में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है। अर्थ बिहेव्स एज इफ देयर इज अ ह्यूज मैग्नेट एट इट्स कोर, ठीक है। अभी है कि नहीं हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम कोर तक अभी पहुंच नहीं पाए, ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ होगा। लेकिन अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जब भी आप किसी मैग्नेट को अर्थ के सरफेस के ऊपर रखते हो, वो अपने आप को इसी में अलाइन करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मैग्नेट को आपने अलाइन किया तो उसने ऐसे और ऐसे अपने आप को अलाइन किया, तो आपने बोला ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, लेकिन एक्चुअली में मैग्नेट का ये क्या है, साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये मैग्नेट है, राइट, मैग्नेट है, मैग्नेट ने अपने आप को अलाइन किया नॉर्थ और साउथ, एज पर ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ। अब इस चीज को समझिए, इसका मतलब क्या है भाई साहब, ये अर्थ का क्या होगा, साउथ पोल, और ये अर्थ का होगा नॉर्थ पोल, है कि नहीं? तभी तो ऐसे होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी गेटिंग दिस पीपल? तो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। आप बार बार बोल रहे हो कि भाई साहब ये हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, या फटाफट अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को डाल रहा है। अगली क्लास में 11 में जाकर आप पढ़ोगे कि भाई साहब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है। आप ये समझोगे कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है नहीं, इसका मतलब हम जो बोल रहे हैं ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ में है, ठीक है, समझा। लेकिन इस मैग्नेट का ये साउथ है और ये नॉर्थ है, समझ में आ रहा है? ये साउथ है, ये नॉर्थ है, क्योंकि साउथ और नॉर्थ ही तो अट्रैक्ट होंगे ना भाई साहब, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आया कि भाई साहब मैग्नेटिक पोल्स आपके सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप एक मैग्नेट को इनफाइनाइट टाइम्स तक काटोगे, जितनी बार भी काटोगे नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होगा भाई साहब, आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। जैसे देखो दो टाइप के डाइपोल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अरे यार चलिए, दो टाइप के डाइपोल्स होते हैं आपके। एक हो गया भाई साहब डाइपोल्स, मतलब इक्वल चार्जेस या जो भी है मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ठीक है। अभी समझो इसको, जैसे समझो ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका माइनस क्यू चार्ज है। लेट्स से यहाँ पे +2 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे -2 कूलम का चार्ज है। इसको आपने भाई साहब एक डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है, किसी मीडियम में है, वाटर में है, एयर में है, कहीं पे भी है, इट इज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। इसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ऐसा ही भाई साहब, ऐसा ही आपका समझ लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ये सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? Two equal and opposite charges separated by a certain amount of distance make an electric dipole. North and south poles of equal magnitude, magnetic intensity, equal magnitude of magnetic intensity will make a magnetic dipole. अब फर्क समझो भाई साहब, आप इस डाइपोल में इस चार्ज को इससे सेपरेट कर सकते हैं, है ना, तो ये चार्ज रह जाएगा, या इसको सेपरेट कर लिया भाई साहब, ये चार्ज रह जाएगा, चार्ज का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, ठीक है। आपने बोला कि नहीं चाहिए डाइपोल, ठीक है, तो +2 कूलम के चार्ज को अलग से ले गए, -2 कूलम के चार्ज को अलग से ले गए, नाउ द डाइपोल इज नो लॉन्गर देयर इज नो डाइपोल नाउ एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, आप ऐसा कतई भी नहीं कर सकते कि आपने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, ये हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। इस चीज को अच्छे से समझ लें, ठीक है, कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। इलेक्ट्रिक मोनोपोल कैन एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस के मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक, जैसे ही तुम भाई साहब किसी मैग्नेट में, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तुमने इसको भाई साहब काट दिया बीच में से, ऑटोमेटिकली इधर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और इधर नॉर्थ पोल, फिर से काटा भाई साहब तो इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, फिर से काटा भाई साहब, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, ऐसा करते हो जाएगा। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू कट ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, यू विल ऑलवेज गेट poles which will be equal and opposite separated by a certain distance, ठीक है। you will never be able to create a single north pole or a single south pole magnet, ऐसा हो ही नहीं सकता,
दिस इज नॉट पॉसिबल. मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. इलेक्ट्रिक पोल्स में हम बोल सकते हैं कि भाई साहब चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं. तो आपने देखा भाई साहब, अगर कोई बहुत फास्ट ट्रेन है जिसको हम मैग्लेव ट्रेन्स बोलते हैं, ये जाते कैसे हैं, इनको पहले थोड़ा सा उठाना पड़ता है. उठाएंगे कैसे? जस्ट इनके जो नीचे के ट्रैक है, तो मैग्लेव ट्रेन्स में क्या हो रहा है भाई साहब, इनका नीचे जो फ्लैट होगा तो ये नॉर्थ ये साउथ, वैसे ही यहाँ पे भी सजाया जाएगा. ये भाई साहब नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, तो रिपल्शन की वजह से ये ऊपर होगा और फिर फट से स्पीड लेगा ये. ठीक है, ठीक है. सो रिपल्शन हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल, सो ये ऑब्वियसली ऊपर जाएगा भाई साहब, ये ऊपर हो जाएगा और ये फट से भाई साहब आगे जाएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्लेव ट्रेन्स. ठीक है. इन अ सिमिलर वे MRI मशीन्स जो होते हैं भाई साहब, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपके ब्रेन की इमेजिंग होती है, जैसे अक्सर मतलब समझ लो सर पे दर्द हो रहा है, तो दिट कैन बी अ कॉज ऑफ मे बी अ ट्यूमर और मे बी सम क्लॉटिंग दैट हैज़ हैपेंड, क्योंकि हमारे सर के अंदर में जो वीन्स हैं वो बहुत पतली हैं. इसीलिए देखो बोला जाता है कि आप हेलमेट पहनिए. ठीक है, व्हेन यू आर ड्राइविंग अ टू व्हीलर ऑलवेज वेयर अ हेलमेट. क्यों? क्योंकि देखिए हमारे जैसे एक्सटर्नल इंजरीज होते हैं, या कट गया भाई साहब खून निकल रहा है, ठीक है, वैसे हमारी इंटरनल इंजरीज भी होती हैं. और जहाँ पे भी इंजरी होगी वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होगी. ठीक है, जहाँ पे भी इंजरीज, तो समझ लो अगर यहाँ पे मेरा कट गया है, यहाँ से खून निकल रहा है, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होगी जो उस खून को बंद कर देगा. ठीक है, कुछ देर बाद डेटॉल या कोई एंटीसेप्टिक लगाने से खून नहीं बंद होता. ठीक है, आपके मतलब चांसेस कम हो जाते हैं कि कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे हो. The reason why you apply a Dettol or maybe any antiseptic out there is to prevent the infection of that particular wound. But Dettol यार इसे बंद नहीं होता. जनरली बिलीफ ये है कि Dettol लगा तो बंद हो जाएगा. खून Dettol से बंद नहीं होता, आपका बॉडी ही खून को बंद करता है. ठीक है, जैसे ही वहाँ पे कैसा होता है, देखो आपका किचन सिंक देखा है आपने, किचन में जो भाई साहब पानी जा रहा है, तो जो आपका ये नाली का वो मुंह होता है, अगर उसमें भाई साहब आपने सब्जी वब्जी काट के डाल दिया तो वो क्या होगा, चोकअप हो जाएगा, फिर पानी जाएगा नहीं, फिर आप उसको भाई साहब निकालते हैं तो वो जाता है. ऐसा ही कुछ हो जाता है हमारे कटे हुए हिस्से पे, वहाँ पे एक मैश बन जाता है, ऐसे एक जाल सा बनने लगता है. ठीक है, प्लेटलेट्स बहुत सारे होते हैं हमारे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे. ठीक है, 24 अमाउंट है, सब किसी नहीं जाना है बायोलॉजी में. हम ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब जहाँ पे भी आपका वुंड हुआ है वहाँ पे ऐसे जाल बनता जाता है, और जाल बनता जाता है तो वहाँ पे खून रुक जाता है. ठीक है, समटाइम्स यू वुड नीड स्टिचिंग. तो अगर समझ लो वुंड थोड़ा सा डीप हो गया है, तो मतलब अभी पहले तो इन दोनों चमड़ों को थोड़ा सा पास में आना पड़ेगा, तब जाकर आपके प्लेटलेट्स उसको हील कर पाएंगे, और इसीलिए हम स्टिचिंग करते हैं. ठीक है, समझ लो यहाँ पे कोई वुंड हुआ है मेरा, लेकिन डीप चला गया है, डीप चला गया तो वैसा फट गया है ऐसे. ठीक है, तो अभी जब तक ये दोनों स्किन एकदम आएंगे नहीं सामने तक, तब तक भाई साहब तो स्टिचिंग से भी आप ब्लड को नहीं रोकते हैं. ब्लड रुकता है सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी की वजह से. ठीक है, ब्लड कभी भी आपके बॉडी ही उसको बंद करती है. कहीं से भी फिशर जब होता है तो इट्स योर बॉडी विच इनक्लोजेस दैट, कहीं से भी. ठीक है, ये हमारे बॉडी का ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है. ठीक है, कहीं भी हमको इंजरी होती है तो फटाफट वहाँ पे प्लेटलेट्स बन. यहाँ तक कि जब ऑपरेशन होता है तो भी डॉक्टर ने अगर पेट काटा, कुछ भी जो भी जहाँ पे भी ऑपरेशन किया, उसको उन लोग सिर्फ स्टिच कर सकते हैं, लेकिन हीलिंग बॉडी ही करेगी. ठीक है, वहाँ पे हीलिंग बॉडी ही होगा, बॉडी का ही काम है. तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे जो इंटरनल इंजरीज होते हैं, जिनका तो हमारे अंदर अंदर भी बहुत सारे जगहों पे इंजरीज हो सकते हैं. आपको बाहर खून निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हुआ है. ठीक है, सो सबसे भयानक इंजरीज यहाँ पे होती है हेड में. क्यों? क्योंकि भाई साहब आपके जो आपके जो ब्रेन में जो नसें गई हैं वो बहुत पतली हैं, एंड दे हैव टू बी लाइक दैट ओनली. बहुत कम मात्रा में वहाँ पे एकदम पतली नसें हैं. अभी वो नसें इतनी पतली हैं कि अगर वहाँ पे कोई इंजरी हुई, लेट्स से आप मतलब कोई इंसान गिरा जोर से, तो ब्लड वेसल वहाँ पे भी भाई साहब रप्चर हुआ, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होगा, क्योंकि जहाँ पे भी नस में से कहीं से भी खून निकलेगा तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग उसको रोकेगा. प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उस ब्लड क्लॉटिंग के चलते वो नसें इतनी पतली हैं कि वहाँ पे भाई साहब ब्लड आगे फ्लो ही नहीं होगा, ब्लॉक कर देगा, एंड दैट कैन रिजल्ट इन परमानेंट डिसेबिलिटी. ठीक है, इंसान को परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, इनफैक्ट द पर्सन कैन ऑल्सो डाई, इट कैन प्रूव फेटल. ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी जब बहुत ज़्यादा सर दुखता है, या मतलब अगर किसी एक्सीडेंट में कोई एक्सीडेंट में आया, ठीक है, तो उसका MRI करना पड़ता है. ठीक है, मेरे ही घर पे मेरी छोटी बेटी जब बहुत सालों पहले, तो एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो ऐसे सर पे पत्थर सा लगा था और बहुत सारा खून निकला था. हम लोग जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए. डॉक्टर ने बोला कि अगर ये अभी हमने तो स्टिच कर दिया है इसको,
और पेंट मतलब बैंडेज भी कर दिया, लेकिन अगर ये रात को उल्टी वगैरह करती है तो आपको लाना पड़ेगा। हमने एमआरआई अभी नहीं किया है, लेकिन अगर रात को उल्टी वगैरह करती है या कल भी सुबह भी इफ़ शी इज़ नॉट फीलिंग वेल देन वी विल हैव टू डू एन एमआरआई। तो एमआरआई मतलब कोई ना कोई क्लॉटिंग हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम एमआरआई से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक इमेजिंग सिस्टम है, ठीक है। ओके, सो व्हाट एल्स, स्पीकर्स में आपके देखो मैग्नेट्स लगे होते हैं, ठीक है। हमको तो भाई साहब मतलब कीड़े कांडी करने की आदतें थी। हम जब छोटे थे तो हर चीज़ को खोल फाल के देखते थे क्या है क्या नहीं, ठीक है, और आधी से ज़्यादा चीज़ें घर में ऐसे ख़राब हो जाती थी। लेकिन ये अगर आप कभी भी स्पीकर को खोल के देखेंगे तो यू विल सी दैट स्पीकर के पीछे एक मोटा सा मैग्नेट होता है, ठीक है, वो एक मोटा सा मैग्नेट होता है। ओके, सो इन सारी चीज़ों में तो ये मैग्नेट्स भाई साहब आए कहाँ से, मैग्नेशिया, ठीक है। दिस वाज बेसिकली अ प्लेस, दिस वाज अ स्मॉल स्टेट, ठीक है, आपके एशिया माइनर में एक स्मॉल स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री मान लो, हम स्टेट कभी कभी बोलते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स मतलब आपका, हाँ स्टेट होता है प्रांत, ठीक है, तो कंट्री है। सो इट इज बेसिकली ग्रीस इन विच दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, ठीक है। तो अभी चाइनीज वालों ने क्या बोला, एंशिएंट चाइनीज फाउंड दिस स्टोन व्हेन सस्पेंडेड ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब भी इसको आप सस्पेंड करोगे हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और इसमें लोहे की चीजें भाई साहब चिपक रही हैं, ठीक है। तो इसको भाई साहब इट वाज यूज्ड फॉर नेविगेशन, तो नेविगेशन के लिए यूज होने लगा। नेविगेशन के लिए क्यों यूज, पहले के ज़माने में भाई साहब ना आपका जीपीएस था, ना भाई साहब कोई लोकेशन ट्रैकर था, ये सब कुछ था नहीं। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को अगर भाई साहब आपको जानना है, द ओनली वे वाज टू सस्पेंड अ मैग्नेट एंड द डायरेक्शन इन विच इट विल पॉइंट विल एक्चुअली डिपिक्ट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दैट वाज द ओनली वे टू फाइंड आउट डायरेक्शन। अभी इतने सारे लोग शिप्स में जाते थे, वॉयज में जाते थे, उस टाइम पे भाई साहब लोगों को बहुत उत्सुकता थी कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं। आज की तारीख में आप जान सकते हैं एक सैटेलाइट से भी कहाँ कहाँ पर क्या क्या लैंडस्केप है, क्या क्या मिल सकता है आपको, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। तो लोगों में काफ़ी सारी उत्सुकता थी कि जाने की चीज़ों को क्या क्या है, और इसके लिए मैग्नेटिक नेविगेशन बहुत काम आता था, ठीक है। ओके ओके ओके, बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट ऐसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, वी आर जस्ट स्टडीइंग, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल को आप कतई सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका वन कट एंड बिकम्स अ नॉर्थ पोल एंड वन कट एंड बिकम्स अ साउथ पोल, ठीक है। फिर से आपने देखो इसको कट किया, अगर जितनी बार भी देखो, एक चीज तो है कि आप किसी मैग्नेट को अगर हीट करेंगे या कट करेंगे तो उसका जो मैग्नेटिक पावर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। लेकिन जितना भी रहेगा इक्वल रहेगा, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल इक्वल इंटेंसिटी के रहेंगे, भले ही कम हो जाएगा वो, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे देखो आप जितनी बार भी इसको तोड़ेंगे, जितनी बार भी इसको तोड़ेंगे भाई साहब, यू विल सेपरेटली क्रिएट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, दे विल नेवर एग्जिस्ट। आप ऐसे टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे ना, तो छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे ना उनमें भी भाई साहब नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे टुकड़े भी कर दोगे, ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी आपका नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स विल नॉट एग्जिस्ट। तुमने सर्कुलर मैग्नेट्स देखे हैं, गोल गोल, तो उसमें कहाँ से नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा भाई साहब? क्या मतलब डायमीटर के इस तरफ नॉर्थ पोल और डायमीटर के इस तरफ साउथ पोल? नहीं। तो सर्कुलर मैग्नेट्स में क्या हो जाएगा, समझ लो ये सर्कल है, ठीक है, ये लेट्स से सर्कल है, तो सर्कुलर मैग्नेट के इधर नॉर्थ पोल होगा और इधर साउथ पोल होगा, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो किसी भी शेप में रहने दो आपका, आप किसी भी शेप में इमेजिन कर लिए किसी मैग्नेट को, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ना, अगर आपने भाई साहब ये मैग्नेट देखा तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए लाइंस दिखेंगे आपको, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इनको क्या बोलेंगे भाई साहब, लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई साहब, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो उसका डायरेक्शन भी है और भाई साहब मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड कैसे बता रहे हैं, देखो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैग्नीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भाई साहब आपका कम है, और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट इट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी, इसका भाई साहब डायरेक्शन भी है और भाई साहब क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। The direction of the magnetic field is taken to be the direction in which the north pole of a compass needle moves inside it, ठीक है। तो डायरेक्शन मतलब कैसा है, देखो समझ लो, आपने यहां पे, अरे तो समझो भाई साहब, आपने यहां पे एक मैग्नेट रखा, ठीक है। यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो अगर मैग्नेट रखा
कैसे तुम डिटरमिन करोगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या क्या है? तो ये समझ लो नॉर्थ पोल है और ये तुम्हारा साउथ पोल है, ठीक है। तुमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा, अगर तुमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा और ये समझ लो तुम्हारा नॉर्थ और ये तुम्हारा साउथ, तो कैसे हो जाएगा भाई साहब? ये दिस विल मूव लाइक दिस, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका ऐसे, फिर यहाँ पे देखो ऐसे, फिर यहाँ पे देखो ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखो ऐसे, फिर यहाँ पे देखो ऐसे। तो ये आपके कंपास के पॉइंट्स हो गए, ये साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, और यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ। तो कंपास का जो ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे भी करोगे, तो ये आपको डायरेक्शन दे देगा। दिस विल बेसिकली गिव यू द डायरेक्शन, दैट्स हाउ यू डिटरमिन द डायरेक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, the direction of the magnetic field is taken to be the direction in which the north pole of the compass needle moves inside it। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में जिस तरह से नॉर्थ पोल मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, नॉर्थ पोल जिस तरह से मूव कर रहा है वो डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये समझ लो कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये आपका बाहर मैग्नेट है, ध्यान देना, ठीक है, और ये मेरा कंपास नीडल है। बाहर मैग्नेट का लेट से ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तुम जब डायग्राम बनाते हो तो कैसे बनाते हो? ये नॉर्थ से ऐसे साउथ पोल जा रहा है, ऐसे ही बनाते हो ना। इसको कैसे बनाते हैं हम, देखो, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन। तो आपने कोई कंपास नीडल लिया, कंपास नीडल का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर मैंने कंपास नीडल को यहाँ लाया तो कैसे हो जाएगा बोलो? ऐसे हो जाएगा कि नहीं? ये ऐसे हो जाएगा, इसका साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो आपका देखो इस तरह से जा रहा है। नॉर्थ पोल कैसे जा रहा है? देखो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन कैसे है? अगर मैं सिर्फ नॉर्थ पोल को प्लॉट करूं, ऐसे जा रहा है ना भाई साहब नॉर्थ पोल। इस कंपास का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? सारे बार बार यहाँ पे प्लॉट करता रहो, इस कंपास नीडल को ऐसे करते रहे और प्लॉट करते रहे। तो नॉर्थ पोल के डायरेक्शंस को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो जो डायरेक्शन या जो लाइन हमको मिलती है वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। तो नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल उस फील्ड में मूव कर रही है। द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट is moving in a field is known as the magnetic field। clear people? okay। ये देखो ऐसा है, देखो ये आपका कंपास है। कंपास क्या हो जाएगा? ये कंपास मतलब आपका नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, ठीक है नहीं? अभी फिर से थोड़ा सा अलग पॉइंट पे आपने रखा है, घुमा के भाई साहब ये दिया, ठीक है, क्लियर है? ओके। फिर ये देखो कंपास दिखा तुमने तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने कंपास को इधर रखा तो ये टपाक, ठीक है, अभी भाई साहब ऐसे चलता जाएगा ये। तो इन ये अलग अलग पॉइंट्स पे तुमने कंपास नीडल को रखा है, ठीक है। अभी तुम क्या कर रहे हो? इन सारे नॉर्थ पोल्स को अगर ज्वाइन करोगे तो लाइन जो तुमको मिल जाएगी वो होगी तुम्हारी क्या? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। तो आपका नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो भाई साहब, ठीक है। ध्यान से देखो ये लाल वाले पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर पीपल, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू एंड मर्ज टू द साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं और साउथ पोल में मर्ज होते हैं, ठीक है। तो आपके भाई साहब नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहे हैं और साउथ पोल में मर्ज हो रहे हैं। इनसाइड द मैग्नेट the direction of the field lines is from the south pole to the north pole, so the field lines are close continuous curves। बहुत ध्यान से देखोगे अगर तो ये आपका भाई साहब है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऐसे जा रहा है भाई साहब, और इनसाइड द मैग्नेट इट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट इट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। सो इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स is from south pole to north pole, so the field lines are closed continuous curves। closed continuous curves क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? Why are we calling them as closed continuous curves? यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका पूरा पूरा कर्व बंद कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा डिसकंटिन्यूस नहीं है। सो इट इज बेसिकली अ क्लोज कंटिन्यूस कर्व। जो आपके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे दे विल नेवर बी क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स, ठीक है। क्योंकि आपका भाई साहब ये समझ लो प्लस क्यू है और ये आपका माइनस क्यू है, ये भाई साहब क्लोज कंटिन्यूस कर्व नहीं होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, वापस नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। सो आपको देखो इस तरीके का क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स मिलेगा। नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया, आपको ऐसे क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स मिलेंगे, ठीक है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ दीज फील्ड लाइन्स।
मौका मिल यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, वेरी लेस इट विल बी हियर। क्या क्लियर है भाई साहब, ठीक है। सो सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है भाई साहब, यहाँ पे, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड दिस इज बेसिकली द वीकेस्ट। ओके ओके ओके। So the relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines। कितने क्लोज हैं ये फील्ड लाइंस। देखिए जैसे जैसे आप भाई साहब बीच में आते जाएंगे ना, इनके बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये समझ लो ये है आपका, ठीक है, जैसे जैसे भाई साहब ये ऐसे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं भाई साहब ये, ठीक है, ये इनके बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी। अगला वाला भाई साहब यहाँ से आएगा, तो आपका जितना दूरियां बढ़ती जाएंगी उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फोर्स भी कम होता जाएगा, ठीक है। यहां पे बहुत क्लोजनेस है, बहुत क्लोजनेस है, ठीक है, इसीलिए यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, नेवर विल दे क्रॉस ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर क्रॉस ईच अदर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इस चीज को समझो भाई साहब, ठीक है। तो इनकी वजह से ये एक फील्ड होगा, ठीक है। चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो आपका समझो यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ऐसे जाएंगे फील्ड लाइंस, है ना भाई साहब, ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है। अभी आप भाई साहब एक और फील्ड को लाते हैं, एक और मैग्नेट को ला रहे हैं, ठीक है, तो इसके भाई साहब क्या होंगे, नॉर्थ और लेट्स से साउथ ऐसे ला रहे हैं आप, ठीक है। इसके भी भाई साहब क्या होंगे, ऐसे होंगे, लेकिन इसका फील्ड और इसका फील्ड एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, ये कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, कभी नहीं क्रॉस करेगा। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब आप दोनों को सामने लाएंगे तो ये भाई साहब बेंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों को सामने लाएंगे ना, तो ये ऐसे जाएगा, देखो अभी ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है, ये भाई साहब फोर्सफुल हो गया ये। और इसका भी भाई साहब क्या होता, पहले ऐसे जाकर जा रहा था, अभी भाई साहब ऐसे जाएगा, ठीक है, दिस विल मूव लाइक दिस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये अगर हम देखेंगे, दिस इज एक्चुअली बेंडिंग ऑफ। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये रिपल्शन, नॉर्थ और नॉर्थ पोल को तुम जब सामने ला रहे हो तो रिपल्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के जो फोर्स लाइंस है वो एक दूसरे को वैसा चिटक रहे हैं, ठीक है, उनको स्पेस नहीं मिल रहा, उनको सामने नहीं ला सकते, तुम क्रिस क्रॉस कर नहीं सकते ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर क्रिस क्रॉस, विल नेवर क्रॉस ईच अदर, विल नेवर क्रॉस ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। अगर तुमने वहां पे साउथ पोल रख दिया था तो नहीं, साउथ पोल रखोगे तो क्या होगा, समझो यहाँ पे तुमने साउथ, ये आपका एक मैग्नेट है, ठीक है, ये लेट्स से नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है भाई साहब। अभी भाई साहब आपने यहाँ पे क्या रख दिया, साउथ और नॉर्थ। अब बताओ क्या हो जाएगा, अब बताओ क्या हो जाएगा। आप बोल रहे हो ना कि फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, हाँ, एक ही फील्ड बनाने का मतलब, मुझे बताओ यहाँ का फील्ड का क्या होगा। तो सामने आए हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ के फील्ड का क्या होगा, फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, चपट गई ना भाई साहब ये, ठीक है, ये एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं अभी, इसीलिए आपको रिपल्शन फील हो रहा है। आप जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के सामने ला रहे हैं विथ लाइक पोल्स, इतने सारे फील्ड लाइंस एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते, क्रिस क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए दोनों मैग्नेट्स पुश बैक हो रहे हैं। आप जब नॉर्थ और साउथ पोल को सामने ला रहे हैं तो दोनों मैग्नेट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों, तो क्यों हो रहा है ऐसा, फील्ड लाइंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे बताओ। फील्ड लाइंस ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये फील्ड लाइंस चपट जाएंगी भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगी, मतलब यहाँ से नॉर्थ अभी साउथ में जाएगा ना भाई साहब, ठीक है, इट विल स्टार्ट गोइंग लाइक दिस, ठीक है, इसीलिए वो भाई साहब एक साथ हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर इफ दे डिड, अगर क्रॉस होते थे तो क्या होता था, it would mean that at the point of intersection the compass needle will point towards two different directions which is not possible, ठीक है। मतलब अगर समझ लो ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है और ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये कभी हो ही नहीं सकता। मतलब इस जगह पे आपने अगर कंपास रख दिया तो वो किसको फॉलो करेगा, इस वाले फील्ड लाइन को या इस वाले फील्ड लाइन को, किसको फॉलो करेगा, हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। द कंपास कैन नॉट बी शोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम, ठीक है। सो
कंपास तो खैर बाद में आता है, लेकिन मुद्दा यही है कि आपके एक जगह पे दो फील्ड लाइंस नहीं हो सकते. यू कैन नॉट हैव टू फील्ड लाइंस एट वन प्लेस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ठीक है, डिस्कवर्ड रेडियो, टीवी, फाइबर ऑप्टिक्स एक्सेट्रा. तो ऑर्स्टेड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, और ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट बेसिकली किस पे था? आपके मैग्नेटिक नीडल्स पे था. ठीक है, मैग्नेटिक नीडल्स पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था. तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, आपका एक मैग्नेटिक नीडल लिया, ठीक है, और ये क्या है? आपका एक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट है. एकदम सिंपल सा एक सर्किट है, देखो, प्लस माइनस, ये स्विच हो गया भाई साहब, एक तार है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक मैग्नेटिक नीडल रखा है. तो जैसे ही आप इस स्विच को देंगे, यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और आपके इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा. ठीक है, मतलब क्या है कि एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से जब करंट जाता है तो उसके आजू बाजू क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ओके. तो समझो भाई साहब, यहाँ पे जैसे आपने किया, आपने अभी स्विच दे दिया, ठीक है, स्विच दे दिया भाई साहब, स्विच जा रहा है. तो नाउ दिस इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, ऐसा घूम जाएगा भाई साहब. ठीक है, ओके. क्यों घूमा ये को हमको देखना है. ठीक है, क्यों घूमा ये हमको देखना है, लेकिन किस डायरेक्शन में घूमा ये हम बाद में देखेंगे. ठीक है, ये क्यों घूमा वो हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में घूमा, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. व्हाई हैज इट मूव्ड? बिकॉज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्रिएटेड अराउंड अ कंडक्टर. अ करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक, मतलब देखो, जब कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था. जैसे कंडक्टर में से करंट फ्लो हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शन आया. मुझे बताओ, कोई भी ऐसे तार में अभी करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या मैग्नेटिज्म होगी? तो सारे लोहे तो उधर चिपक जाएंगे भाई साहब. जो तुम्हारे घर में जितना बड़ा तार होगा उसमें जाके सारा लोहा उधर चिपक जाएगा. क्यों नहीं हो रहा है वो? हाँ, नहीं, अच्छा, इनका कहना है रबड़ है, इसलिए, मतलब जो आपका वायर है उसमें रबड़ की कोटिंग है. क्या ये सही है? नहीं, रबड़ की कोटिंग. आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लो, दो मैग्नेट को रखो, ठीक है, बीच में आप रबड़ रख दो, कोई भी इंसुलेटर रख दो, ठीक है, कुछ भी रख दो. समझ लो ये एक मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट को रखा है और यहाँ पे एक मैग्नेट को रखा है. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होने चाहिए. देखो, दूसरा वाला यहाँ पे चिपकेगा, ठीक है. तो रबड़ इज नॉट द आंसर. ठीक है, रबड़ को पेनिट्रेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड रबड़ से निकलेगा वो. लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? इतने घर में आपके भाई साहब और किसी भी इंडस्ट्री में इतना सारा भाई साहब तार है, फिर कहीं नहीं हो रहा है वैसा? हाँ, नहीं, कॉपर से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर. यहाँ पे देखो, लोहा है या कॉपर है ये नहीं बोला जा रहा है. किसी भी जब करंट फ्लो होगा तो उसके आजू बाजू भाई साहब तुम्हारा, तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल. कंडक्टर होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए. समझ में आ रही है? करंट हैज टू फ्लो. अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें भाई साहब आपका क्या होगा? आपका मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा. अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इट डजंट मैटर वेदर इट इज मेड अप ऑफ कॉपर और आयरन, इट हैज टू बी अ कंडक्टर थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग. मतलब ये सर्किट आपका कंप्लीट होना चाहिए ले देकर. मैं आपसे यहाँ के एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके घरों में जो इतने सारे तार हैं, या किसी इंडस्ट्री में भी इतने सारे तार हैं, इतने सारे पावर सप्लाईज हैं, ठीक है, वहाँ पे क्यों नहीं मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है? और तो हर चीज़ आपका जो लोहे का है वो चिपक जाना चाहिए वहाँ पे जाकर. वीक है, न्यूट्रलाइज हो जाती है. ठीक है, आपके आजू बाजू, जैसे इसको ऐसे समझो, ग्रेविटेशन आपने सुना है ना? कोई भी दो बॉडीज में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो क्या होता है? Gm1m2/r का स्क्वायर. तो मैं भाई साहब इस डैश के साथ अट्रैक्ट होऊंगा, ये डैश भी मेरी तरफ आएगा, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको दीवार भी खींच रहा है, मेरे को भी दीवार भी खींच रहा है. तो सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं आपके? नलीफाई हो जा रहे हैं ले देकर. ठीक है, मतलब आप पे इतने जगहों के फोर्सेस लग रहे हैं कि आप अपने बैलेंस में हैं. समझ में आ रहा है? अनबैलेंसिंग नहीं हो रही है आपकी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. इतने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और वायर्स हैं हमारे पूरे घर में कि हम भाई साहब उसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ हाउ. तुमको मालूम है कि अगर आज की तारीख में, तो ये तो जो वायर्स आपको बाहर वाले दिख रहे हैं, आज की तारीख में कंसील्ड वायरिंग है. घरों में कंसील्ड वायरिंग है ना, मतलब अंदर से जा रही है वायरिंग. कैसे पता चलेगा कि कहीं पे डिफेक्ट हुआ है? वायर कहीं से भी जल सकता है ना भाई साहब, कैसे पता चलेगा? सब जगह से खोदते हुए जाओगे, पूरे घर का वाट लगा दोगे. तो मशीन क्या होती है?
हाँ नहीं 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 नहीं, अल्ट्रासोनिक साउंड नहीं। हाँ क्या पकड़ नहीं, पकड़ लेती है वो। हाँ लेकिन क्या किस किस उस पे पकड़ती है वो? टेस्टर से। हाँ मैग्नेट होता है वो, ठीक है। मशीन जो होता है वो मैग्नेट होता है। तो समझ लो ये कंसील्ड वायरिंग है, इस दीवार के पीछे वायरिंग है और कहीं पे मेरा फॉल्ट है, ठीक है। समझ लो भाई साहब कोई वायरिंग है और कहीं पे मेरा फॉल्ट है, तो ये ऐसा जो वायर हम ऐसा मैग्नेट लेकर आएंगे जहाँ पे भी मैग्नेटिज्म डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। जहाँ पे भी मैग्नेटिज्म डिस्प्ले नहीं होगी वो मैग्नेटिज्म दिखाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी मैग्नेटिज्म नहीं दिखा रहा है उसका मतलब फॉल्ट वहाँ पे है, ठीक है। देयर इज वेयर इज द फॉल्ट इज, क्योंकि उस दीवार के अंदर जो तारे हैं उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, और अगर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होगा तो उसका मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, और बाहर जो मैग्नेट हम कैरी कर रहे हैं उसमें मैग्नेटिज्म डिस्प्ले होगी। जैसे ही उस मैग्नेट को हम ऐसे किसी जगह पे लाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैग्नेटिज्म जनरेट नहीं होगा, तो वो उसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके चाहे भाई साहब कंसील्ड वायरिंग हो, चाहे भाई साहब आपने प्लास्टिक के अंदर डाल के रखा हो, मैग्नेटिज्म होगी, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिज्म होनी है, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म। इसीलिए आपको बोला जाता है ना, देखो जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहाँ पे कंकाल बना रहता है, सावधान 10,000 वोल्ट, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिज्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आपका भाई साहब इस तरह का डिफ्लेक्शन होगा। अगर भाई साहब आपने ऐसे रखा तो इस तरह पे डिफ्लेक्शन होगा। देखो आपने किया क्या है, यहाँ पे नो करंट, यहाँ पे इधर से इधर करंट, यहाँ पे इधर से इधर करंट, तो आपके तीन चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्वेबल हैं। व्हेन देयर इज नो करंट, नो मैग्नेटिज्म। When current flows in one direction, magnetism is shown in one direction. When current flows in the other direction, magnetism is shown in the other direction. So with the flow of current, magnetism also changes. अगर करंट का डायरेक्शन आपने चेंज किया है तो मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा भाई साहब, चेंज हो जाएगा। ये आपका ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट था। दिस वाज बेसिकली ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर पीपल? ओके। दिस प्रूव्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है? ओके, ये आपका ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट था। व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डिफ्लेक्ट्स ओवर वेस्ट, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ जब फ्लो हो रहा है, देखो करंट जब ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डिफ्लेक्ट्स ओवर द वेस्ट, ठीक है, और वाइस वर्सा। डायरेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसको समझ लीजिए कि आपने अगर करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो करंट से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। आपको एक सिंपल बता दूं कि खैर छोड़ो, ये आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक समझ लो ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रहा है, इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, आप ऐसे ले लो ये, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। तो ये आपका राइट हैंड है, इसका थंब, इस करंट, और ये थंब जो है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, आपके करंट के डायरेक्शन की तरफ। तो ये आपके जो क्लोजिंग फिंगर्स होंगे दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो मतलब नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, दैट्स हाउ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, देखो ऐसा मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, ठीक है। अभी बताओ मेरे को, ये ऐसे फील्ड क्रिएट हो रही है, ऐसे फील्ड क्रिएट हो रही है। जब इस फील्ड को आप ऊपर से देख रहे हो ऐसे, समझ में आ रहा है ये, देखो ध्यान से, ठीक है, आप इसको ऊपर से देख रहे हो, ये आपका ऐसे देख रहे हो, तो ये फील्ड कैसे, ऐसे है ना। हाउ इज इट लुकिंग लाइक, ऐसे जा रही कि नहीं, करंट ऐसे जा रहा है, ये मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा कि नहीं, ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से ये करंट तुम्हारे तरफ आ रहा है। द एनस्लकिंग ऑफ द फिंगर्स विल एक्चुअली रिप्रेजेंट व्हाट, द फील्ड, ठीक है। तो फील्ड कैसे दिख रहा है तुमको, ऐसे, ठीक है। अभी इसका एक बहुत ही बकवास सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आज तक मुझे समझ में नहीं आया क्यों है, लेकिन इस तरह से हम बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे कर लो। देखो ये आपका ऐसा है ना, कैलीग्राफी किया है कि नहीं कभी, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, वाह वाह, ठीक है, दिस विल बी द नॉर्थ पोल, ठीक है, क्लियर है। अगर भाई साहब तुम्हारा ऐसे ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, अभी इसको ऐसे देखो तो तुमको कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, देखो, ठीक है। तो तुम कैसे दिखाओगे इसको, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है भाई साहब, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी हो रही है तो थोड़ा सा भाई साहब, नहीं यार ये तो वही हो गया, सॉरी ये तो वही हो गया, ये उल्टा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, है ना, ये ऐसे जाएगी, मतलब ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। देखो दिस इज बेसिकली व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में देखो अभी हम क्या करेंगे, कैलीग्राफी फिर से, ओहो कैलीग्राफी और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक है, ये हो गया आपका साउथ पोल, क्लियर है। तो ऐसे आपके जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको नॉर्थ पोल दिखेगा, नीचे से देखोगे तो ये साउथ पोल हो जाएगा। अगर करंट ऐसे जा रहा है
तो ऊपर से देखोगे तो साउथ पोल है, नीचे से देखोगे तो नॉर्थ पोल है, दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि भाई साहब मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेट्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल्स। क्लियर है? तो इस तरह से आपका भाई साहब हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो आपका समझ लो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है इसमें से, ठीक है। तो ये रेहोस्टैट है, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज अ रेहोस्टैट, व्हाट इज अ रेहोस्टैट पीपल? रेहोस्टैट क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। अगर रेजिस्टेंस को आपने ऊपर नीचे किया तो एक्चुअली में क्या, किस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप? करंट को, ठीक है, क्योंकि आपका ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR होता है ना। वोल्टेज तो आपने चेंज किया नहीं, वही बैटरीज लगा के रखी हैं आपने। रेजिस्टेंस को अगर आप चेंज करेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस को अगर आप बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। इट्स लाइक दिस, समझ लो 8 को हम ऐसे लिखते हैं 2 × 4, और 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो समझ लो ये भाई साहब आपका है करंट और ये आपका है भाई साहब रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपका 8 वोल्ट है, ये आपका 2 एम्पियर है, और ये आपका हो गया भाई साहब 2 एम्पियर और 4 ओम्स, ठीक है, ओके। समझ लो आपने 4 ओम का रेजिस्टर लगाया है, 8 वोल्ट की आपकी बैटरी है, तो आपके 2 एम्पियर का करंट जा रहा है भाई साहब, ठीक है। अभी आपने भाई साहब क्या कर दिया, इसको 2 ओम्स का कर दिया, रेजिस्टेंस कम कर दिया, तो आपका करंट भाई साहब डबल हो जाएगा, ठीक है। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज द करंट विल बिकम डबल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। तो आपका ये रेहोस्टैट होता है, रेहोस्टैट का पर्पस क्या है? करंट को ऊपर नीचे करना। क्यों चाहते हैं आप करंट को ऊपर नीचे करना? इस एक्सपेरिमेंट में आप करंट को ऊपर नीचे क्यों करना चाहते हैं? आपका रेहोस्टैट लगाने का मकसद ये, रेहोस्टैट देखो ऐसा रेजिस्टेंस की होता है, उसको निकाल दोगे तो आपके रेजिस्टेंसेस कम होते जाएंगे या बढ़ते जाएंगे। ये अब बाद में जब प्रैक्टिकल्स करोगे, ये किया है आपने प्रैक्टिकल, रेहोस्टैट देखा है कभी? देखा है? नहीं, कहा इतना फीस भरते हो, कहा करते हो भाई साहब, कितना फीस भरते हो, कभी ये हिसाब लिया है? तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स होती है बेसिकली, ऐसे रेजिस्टेंस कीज होती हैं उसमें, तो उसको भाई साहब आप बाहर निकालते हो तो आपके रेजिस्टेंसेस कम होते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप बाहर निकालते जाओगे आपका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये रेहोस्टैट है जिसमें आप वेरिएबल रेजिस्टेंस कर सकते हो, मतलब रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे करोगे तो क्या ऊपर नीचे होगा? करंट ऊपर नीचे होगा, ठीक है। करंट अगर ऊपर नीचे होता है, क्यों करना चाहते हो करंट को ऊपर नीचे? क्योंकि तुम यहाँ पे दिखाना चाहते हो कि करंट कैसे मैग्नेटिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका करंट बढ़ा तो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा, करंट ड्रॉप होगा तो मैग्नेटिज्म भी ड्रॉप होगा। दिस इज व्हाट यू वांट टू शो, हेंस यू वांट टू फ्लक्चुएट द करंट। फ्लक्चुएट द करंट, तो यू विल यूज अ रेहोस्टैट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका एमीटर, ये हो गया बैटरी, ये हो गया प्लग की। नाउ यू हैव, यहाँ पे आपने कुछ आयरन फिलिंग्स, वो लोहे के टुकड़े हैं जो आपको भाई साहब किसी भी ड्रिलिंग वाले के पास से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये लोहे के टुकड़े भाई साहब यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यू आर अलाउइंग द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के चलते क्या होगा? हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? कैसे फाइंड करेंगे भाई साहब डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, जैसे मैंने आपको बताया। ये जो मुट्ठी का ये क्या बोलते हैं इसको, अंगूठा, ठीक है, ये अंगूठे की जो डायरेक्शन है ये किस में है? आपका थंब का डायरेक्शन है वो करंट कैरिंग डायरेक्शन है। तो आपका ये जो एनसर्कलिंग ऑफ फिंगर्स है ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तुम्हारी जो उंगलियां वो ऐसे बंद हो रही है ना, ये हो गई तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कर दोगे तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे देखोगे अगर तुम ऐसे देखो ऊपर से तो दिस इज व्हाट, ये आ जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे कर दोगे तो ये ऐसे आ रहा है बेशक, ये क्लॉकवाइज हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ऐसे देख रहे हो तुम इसको, ये टें ऐसे जा रही है, तुम्हारी फिंगर्स ऐसे बंद हो रही हैं, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे जा रही है, दिस इज क्लॉकवाइज, एंड दिस इज, जिसको अगर देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब क्लॉक के अगेंस्ट में जा रही है। ये समझ में आ रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल है भाई साहब। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इमेजिन दैट यू हैव हेल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। राइट हैंड में आपको कंडक्टर को रखना नहीं है, लेकिन इमेजिन करना है कि आपका जो कंडक्टर है वो आपके राइट हैंड में है। द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। देन टर्न ऑफ योर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। ये आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर। करंट जा रहा है इसमें, आप इमेजिन करो कि आपने इसको पकड़ लिया भाई साहब, ये ऐसे कर दिया है, तो आपका भाई साहब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और ये आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गए। ये हो गया आपका करंट, मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर।
और यहाँ पे भाई साहब क्लॉकवाइज। क्लियर क्लियर क्लियर, ऐसे है देखो, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर आपने करंट को इस तरफ रखा तो आपका देखो अभी करंट कहाँ से जा रहा है, प्लस से जा रहा है किसकी तरफ, माइनस की तरफ। करंट का फ्लो इस तरफ है, तो करंट का फ्लो इस तरफ है, मतलब आप मान लोगे कि ऐसा है ना। वैसे करंट थंब का डायरेक्शन क्या दे रहा है, करंट का डायरेक्शन ये, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, आप ऊपर से देखो इसको, ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा ये, ठीक है। ओके ओके ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज, आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। ऐसे ऊपर से देखो, ये जा रहा है ना नीचे, ऊपर से देखोगे तो क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और ऐसे वाला मूवमेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। देखो दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉक के जो कांटे होते हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ठीक है। और ऐसे देखोगे तो ये क्या है भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो गया ये, ठीक है। ओके, तो आपने देखो ये, आप अगर करंट को कैसे इंक्रीज करोगे, करंट को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। अगर आपने रेजिस्टेंस को सेम रखा है तो आप वोल्टेज को बढ़ाइए, और अगर आपको रेजिस्टेंस को आपको कम किया है तो करंट बढ़ेगा, अगर सेम वोल्टेज पे आपको ज़्यादा करंट चाहिए, ठीक है। सो करंट विल बेसिकली इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, ठीक है, करंट डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप करंट को बढ़ाएंगे उतना भाई साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। द मोर यू इंक्रीज द करंट द मोर द मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब अगर आपने डिस्टेंस को कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस को अगर भाई साहब आपने कम किया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इस करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सो द फर्दर यू मूव फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर द लेसर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। जितना दूर आप जाते जाएंगे उतना आपका कम होता जाएगा। और दूसरा क्या है, जितना इसमें आप करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होता जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मेरा आपसे सवाल ये है कि समझो आपने एक गीजर कनेक्ट किया है, ठीक है, गीजर कनेक्ट किया है एक वायर से, ठीक है, और आपने समझ लो टीवी को कनेक्ट किया है एक वायर से। मुझे बताओ कि इन दोनों वायर्स में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा। एक गीजर कनेक्ट किया है ये वोल्टेज से ही, ठीक है, जो करंट आपका आता है, तो आपने भाई साहब एक वोल्टेज से ही आपने गीजर कनेक्ट किया है, और एक में आपने यू हैव बेसिकली डन क्या कहते हैं अपना टीवी कनेक्ट किया है। तो किस में आपका ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। वोल्टेज आपका दोनों का सेम है, 220 वोल्ट है जो आपका नॉर्मल घरों का सप्लाई होता है, ठीक है। बताइए रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा, गीजर का रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसलिए तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है भाई साहब, ठीक है। ओके, रेजिस्टेंस अगर गीजर का ज़्यादा हुआ तो भाई साहब करंट किसका होगा, करंट किसका ज़्यादा होगा, नहीं, करंट गीजर का ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, गीजर का ज़्यादा हुआ है ना। तो मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसका कम होगा, गीजर का कम होगा। इलेक्ट्रिक करंट आपका गीजर का कम होगा। हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा लग रहा है, एनर्जी उसमें ज़्यादा लग रही है कंज्यूमर की, ठीक है। अगर सेम आउटपुट में हम रखेंगे दो, देखो मेरा सवाल ये है कि अगर समझ लो एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। अभी होता क्या है कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स अलग अलग करंट पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है, ये आपका V ही है, समझ लो वोल्टेज आपका V है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, तो करंट कहाँ पे ज़्यादा जाएगा भाई साहब, करंट इसमें ज़्यादा जाएगा, करंट यहाँ पे ज़्यादा होगा और करंट यहाँ पे भाई साहब कम होगा, है ना। करंट यहाँ पे कम होगा, जहाँ पे करंट ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। करंट जहाँ पे भाई साहब कम हो जाएगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा, करंट जहाँ पे कम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा, ठीक है। क्लियर, क्या क्या क्या, रेजिस्टेंस ज़्यादा, अरे हाँ सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम हुआ, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, सॉरी, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ तो करंट कम तो मैग्नेटिज्म भी कम, ठीक है। रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा और करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिज्म भी ज़्यादा, ठीक है। Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? तो ये क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है भाई साहब, Why does a compass needle get deflected? क्योंकि कंपस नीडल भी आपका एक मैग्नेट है, ठीक है। और जब आप किसी बार मैग्नेट के पास उसको लाते हो तो बार मैग्नेट का कौन सा फ्रंट उसके सामने, उसके हिसाब से उसका डिफ्लेक्शन होगा।
अगर भाई साहब ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है तो भाई साहब डिफ्लेक्ट होगा, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो भी डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो क्योंकि आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। अभी ये फोर्स जो है तो वो रिपल्सिव इन नेचर भी हो सकते हैं या अट्रैक्टिव इन नेचर भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बोथ द पोल्स ऑफ द कंपास नीडल। मतलब देखो यहां पे हो क्या रहा है, इसको समझो। नॉर्थ पोल इस पे एक फोर्स डालेगा और साउथ पोल भी इस पे एक फोर्स डालेगा, समझ में आ रहा है। नॉर्थ पोल इस पे एक फोर्स डालेगा और साउथ पोल भी इसके एक फोर्स डालेगा, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, नॉर्थ पोल इस पे एक रिपल्सिव फोर्स डाल रहा है, साउथ पोल इस पे क्या डालेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। इनमें से कौन ज्यादा होगा, इनमें से कौन ज्यादा होगा, हाँ दोनों सेम होंगे तो फिर तो मूव नहीं करना चाहिए। वो मूव कर रहा है इसलिए क्योंकि अनबैलेंस फोर्स है। कोई भी बॉडी मूव तब करती है जब उस पर अनबैलेंस फोर्स होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर दोनों भी फोर्सेस सेम हो तो मूव नहीं करेगा। मूव क्यों कर रहा है फिर, नॉर्थ को नॉर्थ के सामने ला रहे हो रिपल्सिव फोर्स, लेकिन ये वाला इधर का साउथ पोल भी उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जीतेगा नॉर्थ वाला फोर्स, ये वाला फोर्स जीतेगा, क्यों, हाँ। अब भी आपने पढ़ा, देखो मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, समझ में आ रहा है ये। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में डिस्टेंस बढ़ गया तो मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट भाई साहब आपका क्या हो गया, कम हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो कौन जीतेगा इसमें भाई साहब, रिपल्सिव फोर्स जीत जाएगा, ठीक है। इस पे आते हैं, देखो इस पे, ठीक है। नॉर्थ का इस पे जो फोर्स आ रहा है और साउथ का इस पे फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो देखो जो भी आपका अगर समझ लो, इसका उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पे अगर हमने साउथ पोल लाया होता तो यहाँ पे हमारा तब क्या हो जाता था, अट्रैक्टिव फोर्स वुड हैव बीन प्रीडोमिनेटिंग, ठीक है। तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स आपका प्रीडोमिनेटिंग हो जाता था, समझ में आ रहा है। जिसका डिस्टेंस कम उस मैग्नेटिक फोर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा दो तरीके के होते हैं भाई साहब, एक हो गया आपका रिपल्सिव फोर्स और दूसरा हो गया आपका अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, रिपल्सिव फोर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स का इन्फ्लुएंस कम क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, एंड दैट्स हाउ द मैग्नेटिक नीडल विल मेक इट्स मूवमेंट, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टू पोल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल व्हिच डिफ्लेक्ट्स द कंपास नीडल, ठीक है। तो आपका जो दो फोर्स है उसके वजह से कपल क्रिएट होता है। कपल मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर समझ लो ये आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, इस पे इसको अगर मुझे घुमाना हो तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, है ना, एक फोर्स इधर और साइमल्टेनियसली एक फोर्स इधर, तभी जाकर ये घूमेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ कपल। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर क्रिएटेड एंड दिस बेसिकली फॉर्म्स अ कपल। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस क्या क्रिएट करते हैं भाई साहब, कपल। क्या कर रहे हैं, so the forces experienced by the two poles are equal and opposite, these two forces form a couple which deflects the compass needle। तो एक कपल फॉर्म होता है और जिसके वजह से कंपास नीडल भाई साहब क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टिंग। AB is a current carrying conductor in the plane of the paper as shown in the figure, ठीक है। What are the directions of magnetic fields produced by it at points P and Q? At points P and Q बताइए क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। मतलब P पॉइंट पे क्या हो रहा है, इनसाइड द पेपर, ठीक है। और वही चीज भाई साहब Q पॉइंट पे क्या होगी, देखो कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। क्लियर है। व्हाट आर द डायरेक्शंस, इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लार्जर। ये वाला जो R1 है ये ज्यादा है किससे, R2 से। तो कहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, Q पे कि P पे, Q पे होगा क्योंकि आपका डिस्टेंस कम है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, ओके। So let's look at this. By applying right hand thumb rule, the direction of the magnetic field at point P is into the plane of the paper. देखो इसको ध्यान से समझो, मैं वही बोल रहा था, यहाँ पे ये ऐसा है ना, राइट हैंड थंब रूल, ये तुम्हारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ए टपा कर जा रहा है, P में अंदर जा रहा है, तो क्या हो गया, तो इट इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। अभी तुम ऐसे आओ, ये आपका घूमकर ऐसे आ रहा है ना, ये ऐसे आ रहा है, तो ये तुम्हारे को Q में कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। समझ में आ रहा है, एक प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर जा रहा है और एक प्लेन ऑफ द पेपर के बाहर आ रहा है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल।
क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं। देखो ये आपका डायरेक्शन है ना, ये ऐसा है, देखो ये मुट्ठी ऐसे बंद नहीं है, ऐसे है, देखो ऐसे नीचे अंदर की तरफ जा रहा है, और तुम इधर आ रहे हो जब, ये है ना भाई साहब, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ जा रहा है, ठीक है। सो इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, इट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। और तुमने देखा कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है किसी प्लेस की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, है ना। जस्ट मोमेंट यार, इज दिस क्लियर पीपल? समझ में आ रहा है ये? देखो P हो गया और ये Q हो गया, P में अंदर की तरफ, Q में बाहर की तरफ, और क्योंकि R1 आपका R2 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा भाई साहब? तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, कहाँ पे ज्यादा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, जहाँ पे भाई साहब आपका डिस्टेंस कम हो, ठीक है। ओके 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 ओके। The magnitude of the magnetic field B is inversely proportional to the distance. Since R1 is greater than R2, point Q is closer than point P. So the magnetic field is stronger at point Q and weaker at point P. Clear, clear, clear? Are we clear on this one, people?